तो ऐसे जिन्वू को अपनी फ्यूचर वाइफ मिलती है। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीजन 3 ऑफ सोलो लेवलिंग। एक तरफ मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट और दूसरा मोनार्क मिलके मोस्ट रेडियंट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढ रहे होते हैं और उनका टारगेट होता है साउथ कोरिया, जहाँ उन्हें एक डेंजरस पावर फील हो रही होती है। तभी एंट्री होती है जिन्वू के फादर संगवॉन की, जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोनार्क वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू डंजन के सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तब जिन्वू को समझ आ जाता है ये सिस्टम उन्हें चुप करवा रहा है और उसे जो मिस्टीरियस की डीमन कासल के 75th फ्लोर में मिली थी, जिन्वू ने अब उस की को यूज करने के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए हैं। ये की उसे दोबारा कार्थिनॉन टेम्पल यानी डबल डंजन की तरफ बुला रहा होता है 417 आवर्स के काउंटडाउन के साथ। और दूसरी तरफ यो जिन्हो ऑनलाइन हिटर से फाइट कर रहा होता है और जिन्वू के लिए स्टैंड लेता है। तभी जिन्वू आता है और उसे हाई रैंक डंजन के एसेंस स्टोन्स दे देता है ताकि गिल्ड को ग्रो किया जा सके। और गिल्ड के लिए नाम डिसाइड होता है सोलो प्लेयर, जिसे सुन के जिन्हो भी शॉक हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब डोर नॉक होता है और सामने होती है चायन। वो सीधा बोलती है कि उसे जिन्हो का गिल्ड ज्वाइन करना है, ना पैसे का मैटर और ना कॉन्ट्रैक्ट का, बस वो जिन्हो के साथ रहना चाहती है। जिन्हो उससे रीजन भी पूछता है, बट चायन अंदर ही अंदर वो याद करती है कैसे जिन्हो ने जेजू आइलैंड में उसकी जान बचाई थी और कैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। फिर जिन्हो एक कंडीशन रखता है, अगर गिल्ड ज्वाइन करना है तो उसे उसके समन को डिफीट करना होगा। चायन चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लेती है, तो जिन्हो डिसाइड करता है कि चायन का टेस्ट तुरंत लेना है और वो उसे हंटर एसोसिएशन के जिम में ले जाना चाहता है। लेकिन टाइम बचाने के लिए वो यूज करता है अपनी शैडो एक्सचेंज एबिलिटी और उसके थ्रू टेलीपोर्ट करता है। बस एक कंडीशन, चायन को उसे टाइटली पकड़ना पड़ता है। नेक्स्ट मूवमेंट दोनों डायरेक्ट जिम्नेशियम में अपीयर होते हैं और जिन्हो को पता लगता है कि शैडो एक्सचेंज एक्चुअली में शैडो एक्सचेंज नहीं, एक पोर्टल है। ये यूजर के ग्राउंड पे बनता है। इसके बाद चायन रियलाइज करती है कि वो अपना वेपन भूल गई और जिन्हो मजाक में बोलता है वही पिकैक्स, जिसे सुन के चायन ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो एक नॉर्मल स्वॉर्ड ले आती है और रेडी हो जाती है फाइट के लिए। अब आता है मेन मोमेंट। जिन्हो समन करता है इग्रिस को, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शेडोज में से एक, और उसे चायन के अगेंस्ट में खड़ा कर देता है। जिन्हो एक सेकंड के लिए सोचता भी है कि बेरू को बुला लें, लेकिन तुरंत आइडिया ड्रॉप कर देता है क्योंकि बेरू कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो, जिन्हो इग्रिस को देता है डीमन किंग की लॉन्ग स्वॉर्ड एंड देन फाइट स्टार्ट होती है। इग्रिस फुल पावर से अटैक करता है और पूरा एनवायरनमेंट हिला देता है, लेकिन चायन उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल के होते हैं। वो हर अटैक डॉज करती है और परफेक्टली काउंटर भी करती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गोगुन ही कैमराज में ये सब देख लेते हैं, लेकिन सिचुएशन समझ के वो कैमराज ऑफ कर देते हैं ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके। और फिर शॉकिंग मूवमेंट, पॉइंट के एंड में चायन इग्रिस को डिफीट कर देती है। वो जिन्हो से पूछती है कि क्या ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट समन, और वो तुरंत डिमांड करती है कि वो उसका बेस्ट समन देखना चाहती है। जिन्हो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन चायन रेडी होती है रीमैच के लिए। तब जिन्हो फाइनली समन करता है बेरू को और चायन के फेस पर पहली बार नर्वसनेस क्लियरली देखने को मिलती है। देखना ये है क्या वो बेरू के सामने टिक भी पाएगी या नहीं। एंड गाइस लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इग्रिस अपनी फुल पावर पे नहीं था क्योंकि उसकी पावर्स अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है और वो एक ऑनरेबल नाइट है। मतलब वो किल के लिए फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता है चायन एक अलाय है। मीनवाइल चायन वो अपने फुल आउट जा रही थी। जिन्हो फाइनली समन करता है बेरू को और एक क्लियर ऑर्डर देता है, चायन को डिफीट करना है लेकिन बिना उसे हर्ट किए। और बेरू भाई इतनी लॉयल्टी से यस माय लॉर्ड बोलते हैं और अगले ही वक्त पूरी जगह हिल जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही बेरू अपनी इंसेन स्पीड दिखाता है। एक सेकंड में वो चायन के पीछे आ जाता है, बिल्कुल जेजू आइलैंड वाली फाइट की तरह। और सबसे शॉकिंग बात, वो उसके अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से ब्लॉक करता है। बेरू पूरा डिफेंसिव खेल रहा होता है, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस और स्पीड से चायन को ओवरवेल्म कर रहा होता है ताकि वो खुद ही गिव अप कर दे, क्योंकि उसे जिन्हो का ऑर्डर फॉलो करना है। जिन्हो समझ जाता है कि फाइट का रिजल्ट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन चायन वो रुकने को रेडी नहीं होती और वो और एग्रेसिवली फाइट कंटिन्यू करती है। तब जिन्हो रियलाइज करता है कि बेरू बाकी शेडोज जैसा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जो सिर्फ किलिंग के लिए बना है। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट। चायन अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूज करती है, एक लाइट ब्लेड क्रिएट करती है और डायरेक्ट बेरू के चेस्ट को पियर्स कर देती है। और ये देखते ही बेरू का कंट्रोल टूट जाता है, उसकी आंखों में रेज आ जाता है और वो अपने बजर्क मोड में चले जाता है। और अब चायन उसके लिए एक एनिमी बन चुकी होती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और बेरू चायन को खत्म करने वाला होता है। और तभी जिन्हो खुद इंटरवीन करता है और बेरू को रोक देता है। बेरू तुरंत अपनी गलती रियलाइज करता है और जिन्हो से माफी मांगता है और जिन्हो कंफर्म करता है कि चायन सेफ है। फिर जिन्हो कैजुअली बोलता है कि ये सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। जिन्हो उससे पूछता है कि वो इतनी डेस्परेटली उसकी गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती है और मजाक में बोल देता है कहीं तुम्हें मेरे लिए फीलिंग तो नहीं, और तुरंत ही खुद उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन चायन उसे शॉक कर देती है और वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है कि
उसे जिन्वू में इंटरेस्ट है। और ये सुन के जिन्वू भी स्पीचलेस रह जाता है। हमें सीन देखने को मिलता है यूएसए हंटर ब्यूरो से, जहाँ हमें मिस सेलनर देखने को मिलती है। एज यू ऑल नो, वो जिन्वू को रिक्रूट करने में फेल हो जाती है। इवन अपनी स्पेशल एबिलिटी के बावजूद वो उसकी पावर को एनहेंस नहीं कर पाती, क्योंकि जिन्वू का पोटेंशियल लिटरली लिमिटलेस है, गोजो वाला नहीं, डार्कनेस वाला। यहाँ मुझे बैटमैन मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है जो अपने शैडो मोनार्क पे बिल्कुल सूट करता है। यू मेरली अडॉप्टेड द डार्कनेस, आई वाज बोर्न इन इट। एंड देन डेविड ये सब देख के भी गिव अप नहीं करता, बल्कि एक नया प्लान बनाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिन्वू कोई नॉर्मल हंटर नहीं है। फिर हमें एक डेंजरस पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ दुनिया का पहला एस रैंक गेट ओपन होता है, और वो भी यूएसए में, जिसने पूरा वेस्टर्न साइड डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस डंजन का बॉस था कामिश, एक मैसिव ड्रैगन। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गए थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचे, और वही बने नेशनल रैंक हंटर्स। फिर डेविड माइकल को ले जाता है एक सीक्रेट फ्लोर पर, जहाँ कामिश का स्केलेटन रखा होता है, और उसका प्लान होता है जिन्वू को अट्रैक्ट करने के लिए कामिश का रून स्टोन गिफ्ट करना, जो सिर्फ एलीट हंटर्स ही यूज कर सकते हैं। इधर जिन्वू अपने घर में होता है अपनी बहन के साथ, और वो उसे बताता है कि वो एक गिल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम वो सोलो प्लेयर रखने वाले हैं। लेकिन उसकी सिस्टर सीधा मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम सोलो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो शेडोज हैं। फाइनली वो डिसाइड करते हैं गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड, जिसका मतलब सिंपली है आई विल गो फॉरवर्ड। और लास्ट में फोकस आता है चाहेन पर, जो अभी भी अपने कन्फेशन के बाद एम्बेरेस्ड फील कर रही होती है। लेकिन तभी उसे याद आता है जेजू आइलैंड का मोमेंट, जब वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी और उसने ब्योंगू की आवाज सुनी थी। और उस वक्त ब्योंगू ने एक वार्निंग दी थी, और ये वार्निंग थी जिन्वू के लिए कि उसे अपनी पावर्स को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा। सवाल ये है, आखिर जिन्वू की पावर में ऐसा क्या सीक्रेट है जो इतना डेंजरस हो सकता है। स्टोरी स्टार्ट होती है नाइट्स गिल्ड के सामने एक डेंजरस गेट से, जो ऑफिशियली ए रैंक है, लेकिन उसकी पावर ऑलमोस्ट एस रैंक के इक्वल है। और इसी वजह से पूरा गिल्ड पैनिक में आ जाता है। उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग ए रैंक हंटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कोई एस रैंक नहीं होता, और बिना एस रैंक के इस डंजन को क्लियर करना इम्पॉसिबल। तभी एक आइडिया आता है संग जिन्वू को कॉल करने का। पहले सब डाउट करते हैं, लेकिन उसकी पावर देख चुके होने की वजह से सब मान भी जाते हैं, और डिसाइड होता है कि उन्हें पर्सनली जाके जिन्वू से बात करनी चाहिए। ऑन द अदर साइड जिन्वू को अपने गिल्ड का नाम बता ही देता है, आजिन गिल्ड। वो डिसाइड करता है कि उसका गिल्ड बड़ा नहीं होगा, बल्कि छोटा और सीक्रेटिव होगा, जहाँ सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही काम करेंगे। जिन्हो पूछता भी है जिन्वू से कि चाहेन को क्यों नहीं लिया। जिन्वू सीधा बताता है कि चाहेन उस टाइप की लड़की नहीं है जो उसे अभी गिल्ड में चाहिए। गाइस, इसी कारण जिन्वू जैसे लोग सिंगल रह जाते हैं, और मैं जो जिन्वू को फॉलो करता हूँ, इसी कारण मैं भी सिंगल हूँ। ये सब ऑरा फार्मिंग का चक्कर है। स्टोरी कंटिन्यू करूँ तो जिन्वू को सिर्फ वो लड़की चाहिए जो सिर्फ हंटर नाम की हो और हंटर वाले कोई काम ना करती हो। एंड देन नाइट गिल्ड के लोग जिन्वू से मिलते हैं, तो इनके बीच थोड़ी बातचीत होती है, और नॉर्मली रेड का 10% शेयर ऑफर होता है, लेकिन जिन्वू सीधा डिमांड करता है 50-50 स्प्लिट। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन सामने गिल्ड वालों को भी पता होता है कि जिन्वू की पावर नेक्स्ट लेवल है, इसलिए वो उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर जिन्वू क्लियर कर देता है कि वो एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि अपनी गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। रेड के लिए निकलने से पहले जिन्वू अपनी मदर से बात करता है। एक नॉर्मल फैमिली मोमेंट होता है, जहाँ वो डिनर के लिए घर आने का प्रॉमिस करता है, और वो अपनी सिस्टर के बारे में भी सोचता है कि उसने अम्ब्रेला लिया या नहीं। और फिर वो एक्सचेंज कहकर डंजन की ओर चले जाता है। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल में, जहाँ अचानक डंजन ब्रेक हो जाता है और डेंजरस मॉन्स्टर अंदर आ जाते हैं। इनोसेंट स्टूडेंट्स पर अटैक स्टार्ट हो जाता है, पूरा केओस ही केओस। और यहीं पर पता चलता है जिन्वू तो एक बैटल के लिए जा रहा है, लेकिन असली डेंजर उसकी खुद की सिस्टर के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो जिन्हा के स्कूल में अचानक डंजन ब्रेक हो जाता है, और जो मॉन्स्टर बाहर आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट हंटर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये ब्लाइंडली अटैक नहीं करते, बल्कि प्लान करके, ट्रैक करके ह्यूमंस को हंट करते हैं, और कुछ ही टाइम में पूरा स्कूल मैसेकेयर में बदल जाता है। ये क्रिएचर्स अपनी सेंसेस से स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं और बिना मर्सी के उन्हें मार देते हैं। और ऐसा लग रहा था कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, जो इन्हें कह रहा हो किल ऑल द ह्यूमंस। दूसरी तरफ जिन्वू नाइट्स गिल्ड के साथ रेड के लिए रेडी होता है। वो देखता है कि टीम में 13 ए रैंक और 20 बी रैंक हंटर्स हैं। गिल्ड के लोग जिन्वू को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जिन्वू फिर भी काम और हम्बल रहता है। उन सबको लगता है कि इस रेड का लीडर संग जिन्वू है, बट लीडर कोई और ही होता है, और उन कुछ मेंबर्स को ये बात पसंद नहीं आती। ऑल्सो संग जिन्वू उनकी प्रोटेक्शन के लिए जा रहा है, समझ रहे हो तुम, हंटर्स की प्रोटेक्शन के लिए। और इस बात से भी वो लोग खुश नहीं होते, लेकिन फिर वही उनका लीडर समझाता है इट्स अ स्ट्रेटेजी, वीकनेस नहीं है। ऑन द अदर साइड स्कूल से इमरजेंसी कॉल्स फ्लड हो रही होती है, और एक लड़की वॉशरूम में छुपकर हेल्प के लिए कॉल करती है। वो बताती है कि मॉन्स्टर ने उसके फ्रेंड्स को मार दिया है, और अब वो बचे हुए स्टूडेंट्स को हंट कर रहे हैं। ऑपरेटर समझ जाती है कि ये ग्रीन मॉन्स्टर एक्चुअली ऑर्क्स हैं, और कॉल सडनली कट हो जाती है। बाहर ऑर्क्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे वो किसी गेम का हंट एंजॉय कर रहे हो। तभी एक हाई ऑर्क रुकता है, क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल प्रेजेंस
प्रेजेंस फील होती है माना की, और वो प्रेजेंस होती है जिन्हा की, क्योंकि जिन्वू ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने शैडो सोल्जर्स असाइन किए होते हैं। अब हाई और डिसाइड करते हैं कि वो इसी टारगेट को हंट करेंगे, और एंड में जिन्हा डेस्परेट होकर अपने भाई को याद करती है और वो कहती है ओपा। तो क्या उसका ओपा टाइम पर वापस आ पाएगा? स्टोरी कंटिन्यू होती है जिन्हा के स्कूल से, जहाँ मॉन्स्टर का टेरर अभी भी चल रहा है। जिन्हा की एक फ्रेंड जो सिर्फ ई रैंक हंटर होती है, ब्रेवरी दिखाने के लिए मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जिन्हा उसे रोक देती है क्योंकि वो जानती है कि ये मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है। और जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, डार्कनेस से एक शैडो बाहर आती है। ये वही शैडो सोल्जर है जिसे जिन्वू ने सीक्रेटली जिन्हा की प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया है। और नेक्स्ट मोमेंट पूरा सिचुएशन रिवर्स हो जाता है। शैडो सोल्जर एफर्टलेसली मॉन्स्टर को डोमिनेट कर देते हैं और स्टूडेंट को प्रोटेक्ट। ऑन द अदर साइड जिन्वू एक ए रैंक डंजन में होता है, जहाँ नाइट गिल्ड के लोग एक ऑग्र से फाइट कर रहे होते हैं, जिसे ग्रेव कीपर भी बोला जाता है। जिन्वू बस पीछे से देख रहा होता है कि कहीं कोई पावरफुल मॉन्स्टर ना आ जाए लड़ने के लिए, जिसे ये चिरकुट लोग संभाल ना पाए। उस डंजन में ज़ॉम्बी जैसे भी कुछ अनडेड मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन सबसे क्रीपी बात ये होती है कि वो जिन्वू को देख के अटैक ही नहीं करती है। मतलब ज़ॉम्बी की भी फटी पड़ी है जिन्वू को देख के। जिन्वू सीरियसली बोर्ड हो रहा होता है, लेकिन तभी अपने शैडो कनेक्शन के थ्रू जिन्वू सडनली सेंस करता है कि जिन्हा डेंजर में है, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो डिसाइड करता है कि वो रेड को बीच में ही छोड़ेगा। लेकिन बचे और हंटर्स वो बोलते हैं कि तुम हमें बीच में छोड़ के जा कैसे सकते हो? सो डंजन को हैंडल करने के लिए और उन हंटर्स की प्रोटेक्शन के लिए जिन्वू छोड़ देता है बेरू को। जिन्वू बेरू को ऑर्डर देता है कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, और फिर जो चाहे वो करो। बेरू का टेरिफाइंग ऑरा देख के वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं, और अनडेड मॉन्स्टर उनकी तो खैर फटी बड़ी है, लेकिन फिर भी दो हंटर जिन्वू को रोकते हैं। वो फिर से बोलते हैं कि तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? और बस ये वो मोमेंट था जिस मोमेंट के लिए मैं सोलो लेवलिंग देखता हूँ। जिन्वू अपनी एंग्री आईज से उन्हें देखता है और बोलता है तुम चाहो तो मैं इन सबको जाने से पहले ही खत्म कर दूं, पर हंटर्स के नाम पे झाटू लोग हो, अगर सब कुछ मैं कर दूंगा तो तुम क्या करोगे? और बस जाते जाते उसका गुस्सा देख के हंटर्स की भी फट जाती है। फिर जिन्वू समन करता है काइजल को और फुल स्पीड में डंजन के बाहर निकलता है और सीधा जाता है स्कूल की तरफ। तो आगे क्या होगा?